हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के इस सीरीज में। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। हम लोगों ने पहले ही नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व को बहुत ही डीप और डिटेल में पढ़ लिया है। अब प्रोटेक्टेड एरिया के नाम पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व ही है। ठीक है। हमने ऑलरेडी टाइगर रिजर्व और एलिफेंट रिजर्व भी भारत के देख लिए हैं। आज हम लोग काफी डिटेल में बायोस्फीयर रिजर्व देखेंगे। बायोस्फीयर क्या है उसको पहले समझेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बायोस्फीयर की जहां तक बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व आईयूसीएन के कैटेगरी 5 में आता है। हमको पहले से ही पता है कि आईयूसीएन का कैटेगरी 2 मतलब हमारे यहाँ इंडिया में नेशनल पार्क, आईयूसीएन कैटेगरी 4 मतलब इंडिया में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आईयूसीएन कैटेगरी 5 मतलब इंडिया में कंजर्वेशन रिजर्व और आईयूसीएन कैटेगरी 6 मतलब इंडिया में कम्युनिटी रिजर्व। कम्युनिटी रिजर्व उनको बोलते हैं जो प्राइवेट और इंडिविजुअल लैंड में हो, जहां पे ट्राइबल लोग रह रहे हैं। और जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो वहां पे होता है जो लैंड गवर्नमेंट आउंड हो, जो लैंड गवर्नमेंट आउंड हो। तो मैंने चीजों को काफी क्लियरली बताया भी था, यहाँ पे मैंने आपको रिवाइज भी करवा दिया। अब हम लोग देखेंगे कि वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये जो कैटेगरी 5 है उसे भारत में बोला जाता है कंजर्वेशन रिजर्व। कंजर्वेशन रिजर्व, इस कैटेगरी 5 को बोला जाता है भारत में कंजर्वेशन रिजर्व। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व भी कैटेगरी 5 है, कंजर्वेशन रिजर्व भी कैटेगरी 5 है। ये क्या बात हुई? तो थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, देखेंगे। आईयूसीएन के का जो क्राइटेरिया है उसके बेसिस पे ये चार हमारे पास है और इन चारों के बेसिस पे हमने नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व बना दिए हैं। लेकिन अभी अभी भी कुछ बड़े क्षेत्र ऐसे बचे हुए हैं, एक बड़ा एरिया, इतना बड़ा एरिया कि उसमें कितने ही नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी समा जाए। और ये टर्म किसने दिया? ये टर्म यूनेस्को ने दिया। ये टर्म इंडिया का नहीं है, ये टर्म यूनेस्को ने दिया। यूनेस्को ने जो टर्म दिया वो है बायोस्फीयर रिजर्व। ये यूनेस्को के द्वारा दिया हुआ टर्म है और इसमें ढूंढा गया कि पूरे दुनिया भर में वो कौन कौन सी जगह है जिसको हम लोग एक एक बार में ही एक ऐसे बड़े एरिया को प्रोटेक्ट करो कि जिसमें उसके अंदर आने वाले जो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो भी है वो सब अंदर आ जाए और वो अपने आप प्रोटेक्ट हो या उनके प्रोटेक्शन में और ज्यादा इंप्रूवमेंट और इन्हांसमेंट आ जाए। ठीक है। तो और इसका काम जो है वो हम आगे देखने वाले हैं डिटेल में, इसलिए चिंता नहीं करना है। अभी मैं सिंपल सरल शब्दों में आपको समझा रहा हूं। तो ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है, अब सपोज करो कि आपको एग्जाम में आ गया कि बायोस्फीयर रिजर्व, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायोस्फीयर रिजर्व एंड कंजर्वेशन रिजर्व, लेकिन दोनों के दोनों क्या है? कैटेगरी 5, आईयूसीएन कैटेगरी 5। तो कंजर्वेशन रिजर्व इज इंडियन इनिशिएटिव एंड बायोस्फीयर रिजर्व इज इनिशिएटिव बाय यूनेस्को। समझना है बात को। ठीक। तो भारत में कुल कितने? भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं टोटल। टोटल भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें से कि 12 बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है। किसके तहत रिकॉग्नाइज किया है? अपने मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत। इसको मैब प्रोग्राम या मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम बोलते हैं। आप लिख लेंगे अपने शॉर्ट नोट में, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम बोलते हैं। इसके अंदर 12 बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है। भारत में 18 हैं, लेकिन 12 को यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है कि भैया ये मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर ये डेजिग्नेटेड हैं, इनको मैंने डिक्लेयर कर दिया है, ये उसके अंदर आते हैं। इतना समझ में आता है? अब क्या है जो मैंने बोला कि बड़े एरिया को एक साथ प्रोटेक्ट करो, यही चीज तो मैंने बताया आपको कि बायोस्फीयर रिजर्व से होता कुछ नहीं है। एक बड़े एरिया को हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं, वो एरिया इतना बड़ा होता है
कि उसमें नेशनल पार्क भी आ जाए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आ जाए, मीन्स दैट एरिया इज फार मोर बिगर एंड वाइडर देन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इतना समझ में आता है। उसके बाद इन एरिया को क्यों बनाया गया, ताकि एक बार इकट्ठे लार्ज बायोडाइवर्सिटी, चाहे वो पेड़ पौधे हो, वेजिटेशन हो, या फिर जीव जंतु हो, उन सभी को एक बड़े क्षेत्र के अंदर एक साथ प्रिजर्व किया जाए, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। इसलिए बनाया गया बायोस्फीयर रिजर्व। किसके द्वारा दिया गया है ये कॉन्सेप्ट? यूनेस्को के द्वारा दिया हुआ है, ये इंडियन कॉन्सेप्ट नहीं है। समझ में आता है? ओके। पूरी दुनिया भर में कई बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ठीक। उसमें से 18 बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? भारत में है, जिसमें से कि 12 को यूनेस्को ने मैब प्रोग्राम के तहत रिकॉग्नाइज किया है। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूं बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। अब समझिए, ये जो मैब प्रोग्राम है यूनेस्को के द्वारा, वो कब स्टार्ट हुआ? 1971। तो हमको याद कैसे रखना है? देखो, ऐसे याद रखना है। वाह, 1971 में कौन सा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ? मैब, मैन एंड बायोस्फीयर बाय यूनेस्को। 1972 में क्या आया? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, है ना? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, प्रोटेक्ट, ये आया। उसके बाद 1973 में क्या आया? प्रोजेक्ट टाइगर आया, ठीक। अब बताइए, क्या हम इस तरीके से चीजों को सीक्वेंसली याद नहीं कर सकते हैं? ठीक, क्योंकि इस तरीके से याद करने से हमें याद हो जाता है, और इस तरीके से याद करने से जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो वहां पे क्लिकिंग रेट ज्यादा होता है, और चीजें बहुत जल्दी दिमाग में आती हैं कि हाँ, हमने याद किया था, और ये रिलेट कर पाएंगे, और ऐसे याद हो जाएगा। अब इतना तक समझ में आता है? ओके। अब हमने देख लिया कि मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम कब पैदा हुआ, 1971 बाय यूनेस्को। लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा कुछ ओवरव्यू तो जान लें कि ये मैप प्रोग्राम है क्या। देखो, मैप प्रोग्राम क्या करता है? जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, उसका काम ये है कि साइंटिफिक बेसिस पे, है ना, साइंटिफिक बेसिस पे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो करना, और नॉलेज शेयर करना, और इन सब काम करने का फायदा क्या होगा? साइंटिफिक बेसिस या साइंटिफिक ओरिएंटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग एक देश दूसरे देश से कर रहा है, एक रिजर्व दूसरे रिजर्व से कर रहा है। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि हमें क्लाइमेट चेंज से निपटने में आसानी होगा, और क्लाइमेट चेंज का जो प्रभाव हमारे फ्लोरा एंड फाउना पे पड़ रहा है, उससे हम लोग शायद उसे बचा सकेंगे। और उसका रिजल्ट ये है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस, जैव विविधता का जो लॉस हो रहा है, अब जैव विविधता में दोनों आते हैं, फ्लोरा भी आते हैं, फाउना भी आते हैं, तो उसका जो लॉस हो रहा है उसको हम लोग रोक सकते हैं, अगर हम लोग सही से रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते करते हैं ऑन द साइंटिफिक बेसिस। और उसके बाद हम लोग नॉलेज शेयरिंग करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते हैं, एक देश दूसरे से करता है, एक कॉन्टिनेंट दूसरे से करता है, एक बायोस्फीयर रिजर्व दूसरे से करता है। तो इस प्रकार से हम लोग जो चीजें, जो जो नुकसान हो रहा है उसको क्या कर सकते हैं? मिटिगेट कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट। तो उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट बार बार हमें ये शब्द देखने के लिए मिलता है, ये टर्म देखने के लिए मिलता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी इसका रोल है, किसका? मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का। तो ये तीन चीजें आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए कि मैन एंड बायोस्फीयर का रोल क्या है। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि आईयूसीएन के जो कैटेगरी 5 है, उसके अंदर यूनेस्को ने डिक्लेयर किया एक टर्म, यूनेस्को ने एक टर्म डिक्लेयर किया, दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर रिजर्व। दैट इज यूनेस्को का इनिशिएटिव है ये। और इस यूनेस्को का एक नया इनिशिएटिव, एक नया प्रोग्राम स्टार्ट हुआ 1971 में, जिसका नाम था मैब। मैब का काम क्या था? साइंटिफिक बेस्ड
रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा, R&D करेगा, नॉलेज शेयरिंग, इंफॉर्मेशन शेयरिंग करेगा और किस चीज से निपटने के लिए इसको काम करना है, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ये काम करेगा। अभी तक समझ में आ रहा है, सब कुछ क्लियर है? तो प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी सारा कंटेंट आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत होकर यहाँ से पढ़ें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात यह है कि यूनेस्को ने बना दिया मैप। मैप इन सभी चीजों पे क्या कर रहा है? रिसर्च कर रहा है, नॉलेज शेयर कर रहा है, ये वो जानकारी, बात बहुत ज्यादा ये सब चीजें हो रही हैं। जानकारी, इंफॉर्मेशन, बातें, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन बात है कि अगर उस प्लान को, जैसे पॉलिटी में हम लोग पढ़ते हैं ना कि लेजिस्लेचर का काम है नियम बनाना, ये संसद में बहस, है ना, आर्ग्यूमेंट, ये सब करते रहते हैं, ठीक, डिबेट, डिस्कशन ये लोग करते रहते हैं। लास्ट में ये लोग किसी पॉलिसी को बनाते हैं, लेकिन उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कौन करता है? तो एग्जीक्यूटिव करता है, हम लोग पढ़ते हैं। वैसे ही मैब का काम तो ये सब है, लेकिन मैब अपनी पॉलिसियों को अगर इम्प्लीमेंट करना चाहे तो वो किसके थ्रू इम्प्लीमेंट करवाएगा? तो मैब जो है वो अपने पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए क्या करता है? निर्भर रहता है, रिलाइज ऑन दी वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, और बायोस्फीयर रिजर्व वही, ये वही वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व है जो पूरी दुनिया में बायोस्फीयर रिजर्व फैले हैं, जिसमें से कि 18 बायोस्फीयर इंडिया में आता है। अब सपोज करो कि भारत में कोई बायोस्फीयर, ये एरिया हो गया बायोस्फीयर का और ये डिक्लेयर हो गया, तो अब इस बायोस्फीयर के अंदर जो भी ऑफिशियल्स होंगे वो सब सारे पॉलिसी किसके? मैब के इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे। ये बात समझ में आ रही है? इतना समझ में आता है? तो यूनेस्को से आया मैब, और मैब चीजें जो है वो उसको इंफॉर्मेशन शेयर, नॉलेज शेयरिंग, है ना, रिसर्च वगैरह ये सब चीजें मैब कर रहा है, ठीक। लेकिन अगर उसको अपने पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना होगा तो वो किसके थ्रू करेगा? वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। मतलब अगर पूरे दुनिया में जितने जो भी नंबर है 129 या 130 के आसपास में जो भी बायोस्फीयर रिजर्व है, वो सभी के थ्रू उस एरिया में कंजर्वेशन का काम, जो भी इन सब चीजों को इंप्लीमेंट करना है, पॉलिसी इंप्लीमेंट करना है, वो मैब करवाएगा। समझ में आ रहा है? अगर भारत में अगर भारत में मैप मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के तहत 12 12 बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर्ड हैं यूनेस्को के द्वारा कि ये हमारे मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर आता है, तो ये मैप अपनी सारी पॉलिसियां यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाएगा, क्योंकि ये बायोस्फीयर रिजर्व है। अब जो बायोस्फीयर रिजर्व के अकाउंटेबल, है ना, जो ऑफिशियल्स हैं वो सब यहाँ पे उन पॉलिसी को लागू करने का काम करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। इतना समझ में आ रहा है क्या? इतना समझ में आ रहा है? ऐसे काम होता है। अब देखो, मैंने लिखा क्या इसमें? मैंने बस कुछ स्टेटमेंट लिखे और मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया, तो आपका काम हो गया। अब आप अपना शॉर्ट नोट्स बना लोगे। अब मैं पूरा भर भर के आपको सिर्फ दे देता 10 पन्ना, आप देख के दो दो लाइन पढ़ते और उसको बंद करके रख देते, यार मेरे काम का नहीं, तो उससे फायदा क्या होगा? ठीक। तो टीचर को ही मेहनत करने देना, जो जिसको ये काम आता है वही ये करे तो ज्यादा अच्छा है। अब है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मतलब किस चीज का? बायोस्फीयर रिजर्व है, उसका क्राइटेरिया क्या है? तो क्राइटेरिया ये है कि सबसे पहले उसका जो कोर एरिया है इफेक्टिवली प्रोटेक्टेड, समझिएगा, इफेक्टिवली प्रोटेक्टेड, उसका जो कोर एरिया है ना, कोर एरिया, वो इफेक्टिवली प्रोटेक्टेड हो और उसमें मिनिमल डिस्टरबेंस हो, कम से कम डिस्टरबेंस हो। इसीलिए जो कोर एरिया होता है वहां पे
कैटेगरी 2 वाला प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो क्राइटेरिया है बायोस्फीयर रिजर्व का कि उसका जो कोर एरिया हो वो मैक्सिमम प्रोटेक्टेड और मिनिमम डिस्टरबेंस वहां पे हो। ये बात याद रखेंगे। उसके बाद क्या है, फिर से कोर एरिया में क्या होना चाहिए, लार्ज इनफ, कोर एरिया इतना बड़ा होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए, मतलब छोटे एरिया को तो वैसे भी कवर नहीं कर रहा है बायोस्फीयर रिजर्व, तो कोर एरिया इतना बड़ा होना चाहिए कि उसमें वायबल पॉपुलेशन सस्टेन कर सके, जो कि किसको रिप्रेजेंट करता हो, ऑल ट्रॉपिक लेवल इन द इकोसिस्टम। अब आप बोलेंगे ये क्या है, तो इसको अभी आप इस सेंटेंस को, ये जो पार्ट है सेंटेंस का पार्ट है, इसको यहाँ पे मार्क कर लो। अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने 10th वगैरह सही से पढ़ा है, आपको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो इस चीज को बहुत ही डिटेल में हम लोग इकोसिस्टम में, इकोलॉजी में पढ़ने वाले हैं। अगर मैं इसको समझाने यहाँ पे चला तो फिर 15-20 मिनट ये लेक्चर ज्यादा लंबा हो जाएगा और हमारा जो मतलब जो फ्लो है वो किसी और डायरेक्शन में चला जाएगा। और ऑलरेडी हमें अगले क्लासेस से ये सब पढ़ने हैं, तो डुप्लीकेसी ऑफ एफर्ट क्यों ही करना है, यहाँ पे इसको हम लोग पढ़ लेंगे उधर। तो ये बात समझेंगे कि ट्रॉपिक लेवल जो है वो, है ना, 1 2 3 4 वो स्टार्ट होता है प्रोड्यूसर से, ठीक है ना, प्लांट से स्टार्ट होता है, और उसके बाद कंज्यूमर होता है, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, टेरिशरी लेवल, ऐसे करके होता है। तो उम्मीद है आपकी, आपको इतना हिंट मिल गया होगा। तो ये ऐसे काम करता है, ठीक। तो उसमें सारे ट्रॉपिक लेवल मौजूद होने चाहिए, ये हम लोग पढ़ेंगे इकोसिस्टम में, टेंशन नहीं लेना है। वहां पर रेयर और इंडेंजर्ड स्पीसीज होने चाहिए इन भाई लोगों की तरह, और साथ में इंडिजिनस वेराइटीज ऑफ बायोटा, मतलब कि आप लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं इंडेमिक स्पीसीज, मतलब वो स्पीसीज, वो प्रजाति जो सिर्फ उस उन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है, दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती। ये लायन टेल्ड मकाक है, ये नीलगिरी में ही सिर्फ पाया जाता है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में ही पाया जाता है। उसके साथ साथ ये इंडेंजर्ड भी है, और उसके साथ साथ ये क्या है, रेयर भी है। तो ऐसी प्रजाति आपके पास होना चाहिए, ठीक, तभी आप उसको बायोस्फीयर डिक्लेयर कर सकते हैं। वहां पे ये भी पोटेंशियल होना चाहिए कि आप जो ट्रेडिशनल ट्राइबल लोग हैं, ये वहां पे रह सकें, और इस तरीके से रह सकें, इस तरीके से घुल मिल के रह सके कि नेचर को बिल्कुल मिनिमम, कम से कम या ना के बराबर नुकसान पहुंचे। और वो लोग, इसीलिए तो बोला गया है मैन एंड बायोस्फीयर, मतलब इंसान भी और साथ में नेचर भी। नेचर में मतलब फ्लोरा फाउना सब एक साथ रहे, और दोनों में से कोई एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे, और साथ साथ प्रोस्पेरस, है ना, प्रोस्पर हो, ये बात है। तो आगे चले, सब कुछ ठीक अभी तक समझ में आया? नाउ अब है कि जो हमने जोन का बात किया कि वो जोन है, तो जोन में देखो ऐसा होता है कि सबसे पहले आता है मोस्ट प्रोटेक्टेड एरिया, दैट इज कोर जोन। उसके बाद आता है थोड़ा सा लेस रेस्ट्रिक्शन है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड बफर जोन। और उसके बाद जो सबसे कम है वहां पे वो है ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन वो है जो कि ट्रांजिशन पार्ट है, जिसका एक पार्ट, अच्छे से समझिए, जिसका एक हिस्सा तो लगा हुआ है जंगल में, और एक हिस्सा में क्या है, इधर कोई सिटी या टाउन है। ट्रांजिशन जोन क्या करता है, एक एक मतलब कि वो ट्रांजिशन फेज है, कि ये जंगल को ट्रांजिशन, है ना, वो ट्रांजिशन फेज है कि जंगल से अगर आपको टाउन में जाना है तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। जिसका एक पार्ट जो है वो फॉरेस्ट है, और एक पार्ट जो है वो सिटी की तरफ मूव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन जोन, ठीक है। तो अब इन पूरे जोन में क्या क्या होता है वो पहले से ही सिंबल करके, ये सारा सिंबल देख लीजिए, और ये क्या क्या बताया हुआ है ये सब देख लीजिए, और उसके बाद यहाँ पे सारे सिंबल्स दिए हुए हैं। तो बोलता है कि भैया ये जो कोर जोन है वहां पे क्या होता है, तो कोर जोन में सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से, एजुकेशनल पर्पस मतलब कि अगर किसी का डेटा लेना हो किसी जानवर का, या किसी जानवर पे कोई स्टडी करना हो, है ना, कि उसका
जो स्पीसीज है उसका जो पॉपुलेशन है वो घट रहा है, बढ़ रहा है, जो इतना सरकार फंडिंग कर रहा है तो उसके काम भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एजुकेशन पर्पस के लिए ही ओनली अलाउ है, वन एंड ओनली कोर एरिया में, जो प्रोटेक्टेड एरिया है वहां पे एजुकेशन पर्पस ही अलाउ है बस। उसके बाद जो बफर जोन है वहां पे आप टूरिज्म भी कर सकते हैं, वहां पे कुछ घर भी, ह्यूमन सेटलमेंट भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़े। फिर एजुकेशन जब यहाँ पे हो सकता है तो यहाँ पे हो ही सकता है। फिर क्या है, रिसर्च भी यहाँ पे हो सकता है, जो कि यहाँ पे नहीं हो सकता था, कोर एरिया में नहीं, लेकिन बफर एरिया में रिसर्च भी हो सकता है। और फिर मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग किसका, एनिमल्स का, एनिमल का मॉनिटरिंग यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, ये बात है। अब ये सब चीजें ठीक है। अब जो लास्ट जो है ट्रांजिशन, इसमें सब हो सकता है, गांव बसा लो, घर बसा लो, जो करना है ये सब जो है वो एक साथ करना है कर लो, जो भी करना है कर लो। ठीक है, वो नाम का बस जंगल है, ट्रांजिशन फेज है, और वही जाके कोई सिटी हो गया, कोई गांव हो गया, कोई मोहल्ला हो गया, ये वही लगे हुए हैं। यही वो एरिया होता है जब आप देखते होगे कि बायोस्फीयर रिजर्व तो नहीं है, लेकिन आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ नेशनल पार्क का ही। जैसे बहुत सारे नेशनल पार्क हमने पढ़ा कि वो मेन कैपिटल सिटी में है स्टेट्स के। जैसे कि हमने देखा था कि संजय गांधी नेशनल पार्क मुंबई में था, गुंडी नेशनल पार्क चेन्नई में था, और बांडरगेटा नेशनल पार्क बेंगलुरु में था। तो ये सब जो है, ये वैसे ही है कि कहाँ पे जंगल है, एक कोर एरिया है जहाँ पे प्रोटेक्टेड एरिया है, और फिर वहां से एक ट्रांजिशन फेज है जहां से शहर का बाउंड्री स्टार्ट हो जाता है। तो दिस इज द थिंग, बट इट इज क्लियरली डिमार्केटेड इन बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व में ऐसा होता है, बायोस्फीयर रिजर्व जब भी पूछे तो उसमें 3 जोन होता है, कोर जोन, बफर जोन एंड ट्रांजिशन जोन। ये बात आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में अगर हम लोग पूरी तरीके से जान चुके हैं, तो अब हमारे पास एक ही चीज जानने के लिए बचता है, और वो है कि भारत में वो 18 बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, आप बाद में भी इसको लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट नेशनल पार्क। ठीक है, ये इस जगह है, हिमाचल में इस जगह है कोल्ड डेजर्ट नेशनल पार्क। फिर यहाँ पे है नंदा देवी नेशनल पार्क, नहीं बायोस्फीयर रिजर्व जो भी होगा, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। फिर सिक्किम में कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, मानस बायोस्फीयर रिजर्व, दिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व, दिहांग एंड दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व इन अरुणाचल। और उसके बाद फिर मेघालय में यहाँ पर है एक नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, that is सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, एंड दिस इज ये मध्य प्रदेश से लगे हुए है एरिया। इसका आधा एरिया मध्य प्रदेश में पड़ता है, आधा एरिया छत्तीसगढ़ में गढ़ में पड़ता है, इसलिए इसका नाम है, ये ऐसा जोन है ये। अमरकंटक अचानकमर बायोस्फीयर रिजर्व, अचानकमर इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड टाइगर रिजर्व। एंड अमरकंटक वो वाला पार्ट है जहां से नर्मदा रिवर निकल रही है, तो सोन नदी निकल रही है और जोहिला भी निकलती है। ठीक, तो ये अचानकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। एमपी में ये एक है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, और ये है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। महाराष्ट्र में, राजस्थान में कुछ नहीं है, हरियाणा में कुछ नहीं, यूपी में कुछ नहीं, बिहार में कुछ नहीं, झारखंड में कुछ नहीं, मतलब ऐसे तो आपको पता ही लग जाएगा कि कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ नहीं है। महाराष्ट्र बड़ा स्टेट है लेकिन नहीं है, कर्नाटक में बिल्कुल नहीं है, गोवा में बिल्कुल नहीं है, तेलंगाना में कुछ नहीं है। ठीक है, अब कहाँ है, सीधे आना है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में शेषाचलम, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व, वही जहाँ पे तिरुपति बालाजी मंदिर है। और फिर गल्फ ऑफ मन्नार, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया है, दैट इज कॉल्ड गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक, उसके बाद एकदम अगस्तमाला, केरला और तमिलनाडु के बाउंड्री पे बिल्कुल साउथ में अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व। और फिर उसके बाद एक है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि ट्राई जंक्शन है कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु का, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। लास्ट में, अभी तक हमने 17 किया है, लास्ट है वो है जो
ग्रेट निकोबार है वहां पे, ग्रेट निकोबार है वहां पे, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये 18 बायोस्फीयर रिजर्व है हमारे कंट्री में। आप इस वीडियो को पॉज करके आप इसका नाम अपने नोटबुक में बिल्कुल अच्छे से लिख सकते हैं, सजा के कलरफुल पेन से अच्छे से लिख सकते हैं, जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। यहाँ से अच्छा नहीं लगता है तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, जैसे जहाँ स्टेट्स के साथ स्टेट वाइज जो है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, वहां से है तो वहां से नहीं होता है तो यहाँ भी देख सकते हैं। सारी व्यवस्थाएं हैं आपके लिए, कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि ये नहीं है, हर चीज है। नाउ अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं कि हमारा काम होगा कि हम 18 के 18 बायोस्फीयर रिजर्व देख लेते हैं। हम 18 के 18 बायोस्फीयर रिजर्व देखेंगे, हाँ, बस थोड़ी ही देर में देख लेंगे और बहुत ही इतना कम टाइम में इतनी आसानी से करवाया जाएगा कि आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और ये आसानी से हम लोग देख भी लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला है हिमाचल प्रदेश वाला। एचपी का मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं समझना है, ये हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश वाला कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, दिस इज कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। समझ में आता है? कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। अब देखिए ये एग्जैक्टली इसका जो भी एरिया है वो कहाँ पड़ेगा, देख लीजिए। लाहौल एंड स्पीति, लाहौल एंड स्पीति, लाहौल एंड स्पीति। इसका पूरा का पूरा एरिया किस डिस्ट्रिक्ट में है? लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इसीलिए कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर का जब भी जिक्र आएगा तो लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, इतना याद होना चाहिए आपको, क्योंकि सब सेम है तो याद करना ज्यादा आसान है और जरूरी भी है। दूसरा, यहाँ पे एक बड़ा फेमस लेक है जिसका नाम है चंद्रताल लेक, ठीक। और सब कुछ कहाँ पड़ेगा? लाहौल एंड स्पीति। कि बेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मैंने जब डिटेलिंग करवाया था नेशनल पार्क का वहां भी मैंने लिखा था कि ये थोड़ा सा न्यूज में रहा है कि बेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये आपको याद रखना है कि बेर। पिन वैली, पिन वैली, है ना, पिन वैली, इन पिन खीर, याद आ रहा है कुछ? तो पिन वैली नेशनल पार्क, ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज है वो कहाँ है? ये कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व में है और आपको बिल्कुल याद रखना है। इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है, यहाँ पे वेजिटेशन न के बराबर है, इसलिए इसको डेजर्ट बोलते हैं। देखो, डेजर्ट चाहे वो कोल्ड हो चाहे वो हॉट हो, इट डजेंट मैटर, जहां भी वेजिटेशन का अभाव होगा, जहां भी वनस्पति पेड़ पौधों का अभाव होगा, उस लैंड को हम लोग डेजर्ट बोल देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे कौन से जानवर पाए जाएंगे? स्नो लेपर्ड पाया जा रहा है। ये तिब्बतन एंटीलोप है, याद होना चाहिए आपको, तिब्बतन एंटीलोप जिसको हम लोग चिरूक बोलते थे, नियर थ्रेटेंड है। ठीक है, ये बड़ा यूनिक है स्पीसीज। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रखना है। ये क्या था? वल्नरेबल था। 50,000 और सॉरी 50% और 10,000, याद है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ था कि एक जगह नंदा देवी नेशनल पार्क है और इससे लगे हुए वैली ऑफ फ्लावर्स है। दोनों को क्या कर दिया? दोनों को इकट्ठा कर दिया, इस पूरे एरिया को डिक्लेयर कर दिया नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, और इन दोनों को इकट्ठे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया गया यूनेस्को के द्वारा। ये तो हम लोग पढ़े ही थे ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, याद रखेंगे, हो गया। ऐसे ही यहाँ पे क्या पाए जाएंगे? ये भाई साहब मस्क डियर एंडेंजर्ड है। ठीक है, अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है, रिवीजन हो रहा है, बायोस्फीयर के साथ साथ नेशनल पार्क और स्पीसीज का भी रिवीजन हो रहा है, ये अच्छी बात है। अब नेक्स्ट है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, सिक्किम में है और इसके अंदर जो प्रोटेक्टेड एरिया आता है वो एक ही है, दैट इज कॉल्ड कंचनजंगा नेशनल पार्क। यहाँ पे स्नो लेपर्ड, क्योंकि क्योंकि ऊंचे और स्नो क्लैड पहाड़ियां हैं तो यहाँ पे स्नो लेपर्ड पाया जाएगा। उसके साथ साथ ये भाई साहब तो जरूर ही पाए जाएंगे यहाँ पे, रेड पांडा, ये भी इंडेंजर्ड है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे चलें। अब मानस बायोस्फीयर रिजर्व जो कि असम में है, और ये वही मानस है जिसका बाउंड्री भूटान के रोयाल मानस नेशनल पार्क से लगा हुआ है। तो मानस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर मानस नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व भी है। यहाँ पे इंडियन सिंगल हॉर्न वन हॉर्न राइनोसेरस की संख्या पाई जाती है और ये एलिफेंट के लिए बहुत बेहतरीन जगह है। ठीक है,
बाकी मानस नेशनल पार्क में कौन-कौन से क्रिटिकली इंडेंजर्ड और इंडेंजर्ड स्पीशीज रहते हैं, इसके बारे में बहुत डिटेल में हमने देखा है। तो आपको अगर ध्यान ना आए तो आप जाके रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है? पीछे वाले लेक्चर्स में। नाउ नेक्स्ट, अब आता है असम के ही एक और बायोस्फीयर रिजर्व। ये यहाँ पे अगर आपको स्टेट में दिक्कत हो तो ये असम का ही है। ठीक है? असम का ही है ये बायोस्फीयर रिजर्व, दैट इज कॉल्ड दिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व। ये बायोस्फीयर रिजर्व फेमस है अपने व्हाइट विंग्ड वुड डक, है ना? नाम याद रहेगा ना? व्हाइट विंग, देखो ना विंग इसका क्या है? व्हाइट है, तो व्हाइट विंग वुड डक ये क्रिटिकली इंटेंजर्ड है और यूपीएससी के लिए बड़ा फेमस, है ना? फेमस स्पीसीज में आता है। ठीक? उसके बाद हमने बात किया था कि पूरे भारत में फेरल हॉर्सेस, फेरल हॉर्सेस, कुछ बात ऐसा था, फेरल हॉर्सेस। ठीक? मतलब क्या? फेरल का मतलब होता है वाइल्ड हॉर्सेस। वाइल्ड, वाइल्ड, फेरल मतलब वाइल्ड। तो वाइल्ड हॉर्सेस का एक ही जगह जनसंख्या पॉपुलेशन देखा जाता है और वो दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क में देखा जाता है। और ये न्यूज में था इसलिए क्योंकि यहाँ से जंगली घोड़ों का क्या हो रहा था? स्मगलिंग, इलीगल, इलीगल ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था। ठीक? तो ये चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। नाउ अवर नेक्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इज इन अरुणाचल प्रदेश, दिहांग एंड दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। नदियों के नाम पे रख दिया गया है, कितना सिंपल है याद करना, अरुणाचल प्रदेश में है। ये इसके अंदर जो नेशनल पार्क आता है वो है मौलिंग नेशनल पार्क। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि नेशनल पार्क किस बायोस्फीयर रिजर्व में आता है, तो ये याद करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो मौलिंग नेशनल पार्क और दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दो, एक नेशनल पार्क और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस बायोस्फीयर रिजर्व में आता है। यहाँ पे ये भाई साहब आते हैं जो एंडेंजर्ड हैं। उसके बाद ये रेड गोरल इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेड गोरल। कहीं पे गोरल लिखा रहेगा, कहीं पे घोरल लिखा रहेगा। ठीक है? तो कंफ्यूज नहीं होता है। ये रेड गोरल है। ये मतलब माउंटेनियस गोट स्पीसीज है। कुछ ऐसी ही दिखती है। ठीक? और ये इन दिहांग दिबांग और मौलिंग और दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाले एरिया में ये पाई जाती है। मस्क डियर यहाँ भी पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर एग्जाम में आ जाए कि मस्क डियर सिर्फ उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के ही पहाड़ियों में पाया जाता है, जो अपर एल्टीट्यूड है रीजन है वहां पे पाया जाता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। हिमाचल प्रदेश में, सॉरी, हिमाचल प्रदेश तो में तो पाया जा रहा है, उसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में भी पाया जा रहा है। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे, मस्क डियर। ठीक है? अगर स्टेटमेंट आ गया कि देर इज नो मस्क डियर पॉपुलेशन इन अरुणाचल प्रदेश और आप इसको यस लगाओगे तो आप फंस गए वहीं पे। ठीक? तो मस्क डियर कहाँ पाया जा रहा है? दिहांग दिबांग मतलब अरुणाचल वाले रीजन में पाया जा रहा है। ठीक है? ओके। मिस्मी टाकिन, ये इंडेंजर्ड स्पीसीज है। मिस्मी टैकिन ये इंडेंजर्ड स्पीसीज है और इसको, ये यूपीएससी के लिए बड़ा फेवरेट स्पीसीज में से आता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अरुणाचल का है, मिस्मी टैकिन है और इंडेंजर्ड है, तो अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, ध्यान रखेंगे इसका। अब है नौकरिक बायोस्फीयर रिजर्व। ये वही नौकरिक है, नौकरिक, नौकरिक, जो नौकरिक नेशनल पार्क है कहाँ? मेघालय में। यहाँ पे ये दोनों भाई पाए जाते हैं। इनके बारे में मैंने काफी डिटेल में बोला था कि एक वेस्टर्न, वेस्टर्न होलक गिबन और एक ईस्टर्न, एक वल्नरेबल और एक एंडेंजर्ड। ठीक है? आप बिल्कुल, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप जाके मेरे नोट्स जो पिछले लेक्चर से उसको देख सकते हैं। ठीक है? ये है स्टंप टेल्ड मकाक। यहाँ पे ये भी बंदर काफी स्पीसीज में पाए जाते हैं। ये एंडेमिक है, यूनिक है यहाँ के लिए, और ये वल्नरेबल है। ये वल्नरेबल है, स्टंप टेल्ड मकाक इनको बोलते हैं, वल्नरेबल है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे पाए जाते हैं नोकरेक, मेघालय में। ठीक है? सुंदरबन तो आपको सबको पता है कि इसमें कुछ नहीं है। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व वेस्ट बंगाल में, सुंदरबन नेशनल पार्क है और यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर का होम कहा जाता है इसे, और यहाँ पे ये भाई साहब पाए जाते हैं। ठीक है? देखो कितना जल्दी हम लोग मतलब 8 बायोस्फीयर रिजर्व कर लिया एंड वी आर गोइंग गुड। सो लेट्स मूव टू सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व विच इज इन ओडिशा स्टेट। सिमलीपाल नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है।
यहाँ पे जो और 2 जो प्रोटेक्टेड एरिया है दैट इज़ हडगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमने पढ़ा था और कुलडीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो हम लोग डिटेलिंग कर रहे थे नेशनल पार्क का उस टाइम में हमने पढ़ा था। तो हडगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कुलडीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे है, इसके अंदर सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। और एलिफेंट के लिए काफ़ी अच्छा एरिया है क्योंकि उड़ीसा में अच्छे नंबर पाए जाते हैं एलिफेंट के, लेकिन अभी आने वाले दिन मतलब कि जो पीछे रिसेंटली कुछ सालों में इनका नंबर कम हुआ है ड्यू टू द माइनिंग एक्टिविटीज़ और जो इनका जो एलिफेंट कॉरिडोर है जिसके बारे में हमने पढ़ा था एलिफेंट रिजर्व वाले में, कि इनके कॉरिडोर को और मैन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी काफ़ी बढ़ता रहा है, ठीक है? तो लगभग 500 से 1000 हाथी पिछले कुछ 5 सालों में मर चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मतलब दुःख की बात है कि एंडेंजर्ड स्पीशीज़ होने के बाद भी और प्रोजेक्ट एलिफेंट होने के बाद भी ये सब चीज़ें हो रही हैं एंड वी आर नॉट एबल टू कंज़र्व और प्रिज़र्व these kind of animals. ठीक? Now, the next one is Sesachalaam Biosphere Reserve. Sesachalaam Biosphere Reserve, which is आंध्र प्रदेश। कहाँ है? तिरुपति बालाजी मंदिर यहीं पे है। यहीं पे श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क भी है। आपको सुनने में आया होगा, नहीं होगा तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर लीजिएगा कि आए गए दिन ऐसा होता है कि तिरुपति बालाजी मंदिर जाते समय जो छोटे बच्चे होते हैं अगर उनका हाथ छूट गया अपने पेरेंट्स से, तो ये लेपर्ड भाई साहब आते हैं और उन छोटे बच्चों को 5 साल, 6 साल, 7 साल के बच्चों को चुपके से उठा के लेके चले जाते हैं। कई बच्चों के आधा खाया हुआ लाश ऐसे ही मिला और जो वन विभाग है उन्होंने जो ट्रैप लगाया और फिर कई लेपर्ड 3, 4, 5 लेपर्ड उस उन जगह से, तो ये लेपर्ड काफ़ी एक्टिव होते हैं वहाँ पे, ठीक है? तो ये लेपर्ड पाया जाता है। क्या है स्टेटस इसका? इसका स्टेटस है वल्नरेबल। मैंने बोला था कि रेड सैंडर्स, लाल चंदन यहाँ पे अबंडेंट और यहाँ पे एंडेमिक है, रेड सैंडर्स, इसको रेड सैंडर्स बोलते हैं। आईयूसीएन कैटेगरी में एंडेंजर्ड है, ये अपने आप इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। शेषाचलम, ठीक है? आगे, अचानक अमरकंटक, हमने बात किया था इसके बारे में कि आधा एरिया कहाँ है, लगभग आधा एरिया छत्तीसगढ़ में और आधा एरिया अमरकंटक वाला एरिया मध्य प्रदेश में, ठीक है? यहाँ पे छत्तीसगढ़ लिखा हुआ है लेकिन आप यहाँ पे मध्य प्रदेश कर सकते हैं। तो अमरकंटक वाला वो एरिया है जहाँ से नर्मदा रिवर, सोन रिवर और जोहिला रिवर निकल रही है यहीं से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अचानकमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है और इस एरिया में लेपर्ड की संख्या अच्छी पाई जाती है। स्लॉथ वियर भी, भालू भी यहाँ पे अच्छे नंबर में पाए जाते हैं, ठीक है? बाकी जो है वो यहाँ पे टाइगर रिजर्व होने के बाद भी टाइगर का जो पॉपुलेशन है, डेंसिटी है, वो उतना अच्छा नहीं है, ध्यान रखेंगे। So let's now move to the पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व इन मध्य प्रदेश। पन्ना नेशनल पार्क भी है इसके अंदर और पन्ना खुद टाइगर रिजर्व भी है, मतलब पन्ना नेशनल पार्क भी है, पन्ना टाइगर रिजर्व भी है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व भी है, यस। और एक गंगऊ करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि आपको याद होना चाहिए। टाइगर यहाँ पे अच्छे पॉपुलेशन और अच्छे डेंसिटी में है, तो ये जबरदस्त जगह है, ठीक है, टाइगर को देखने के लिए। पन्ना अपने डायमंड माइनिंग के लिए भी फेमस रहा है, ठीक है। और आप कमेंट में बस ये बताएं कि पन्ना नेशनल पार्क से या ये जो एरिया है यहाँ से कौन सी फेमस रिवर फ्लो कर रही है, अगर आपने इंडियन ज्योग्राफी का मैपिंग और इंडियन ज्योग्राफी ठीक से पढ़ा है तो, ठीक। नेक्स्ट, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ये सतपुरा रेंज मध्य प्रदेश में है और सतपुरा नेशनल पार्क और सतपुरा टाइगर रिजर्व यहाँ पे स्थित है। इसके अंदर पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर पंचमढ़ी सेंचुरी भी है और बोरी सेंचुरी भी है। ये तीनों नाम आपको याद होना चाहिए अगर आप पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ रहे हैं तो। यहाँ भी टाइगर की संख्या बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छे नंबर में टाइगर यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, मैं ज़्यादा डिटेल में अगर ज़्यादा तो वो किसी काम का नहीं होता। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द नेशनल पार्क एंड फ्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो अभी उतना ही था जिससे हम लोग बस रिलेट कर पाए, ठीक। कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व गुजरात में है, स्थित है और यहाँ पे कुछ जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उसमें से है कच्छ वाइल्ड एज सेंचुरी। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए, वल्नरेबल, ठीक है। ये यूनिक स्पीसीज है, तो ये यहाँ पे पाए जाते हैं, गुजरात के कच्छ में पाए जाते हैं।
कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर बन्नी ग्रासलैंड, इसके बारे में तो बड़ा फेमस है, हमेशा न्यूज में ये रहता है बन्नी ग्रासलैंड, तो इसके बारे में आपको ध्यान देना चाहिए। नारायण सरोवर सेंचुरी, इन दो को अगर नहीं भी याद रखते हैं तो काम चलेगा, एक को नहीं भी याद रखते हैं तो लास्ट वाले को तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, सॉरी माय मिस्टेक, कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी। ये वही बस्टर्ड है जो राजस्थान का स्टेट बर्ड है, और राजस्थान में हमने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो कि जो डेजर्ट नेशनल पार्क था वहां पे इसका कंजर्वेशन हो रहा था, ये उसी के कंजर्वेशन के लिए है, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। सरकार का बड़ी ध्यान है बस्टर्ड पे। ठीक, नाउ नाउ इज नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आए हुए हैं इस पे। कहाँ कहाँ है? कर्नाटका में, तमिलनाडु में, केरला में। याद कैसे करना है? ऐसे याद करना है। कर्नाटका के कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरिया यहाँ पे स्थित हैं? मुदुमलाई नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, मुकुर्थी नेशनल पार्क, और सत्यमंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व। देखो एक बार पढ़े क्या क्या याद हो गया, सब याद हो गया, अब यहाँ से रिवाइज हो गया एकदम। ये सब नीलगिरी का पार्ट है। ठीक, कर्नाटका का हमने हमने पढ़ा था नागरहोल नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, और बांदीपुर नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व। आपको आपको कमेंट में बताना है कि कौन सा रिजर्वोयर था जो दोनों को अलग कर रहा था और किस रिवर पे था। ठीक, मैंने पढ़ाया था आपको। उसके बाद केरला में क्या था? साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अरालाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड करीम पूजा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सब केरला में है। तो नीलगिरी में इतने प्रोटेक्टेड एरिया हैं, आप अगर सब याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा एग्जाम में, है ना, बहुत आसान होगा। और कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आप फंस सकते हैं, ये याद करने से आप बिल्कुल वहां पे आपको आसानी होगी। ये भी इंडेंजर्ड है और ये भी इंडेंजर्ड है, नीलगिरी टाहर, है ना, और लायन टेल्ड मकाक, और ये भी इंडेंजर्ड है, और इन तीनों का संख्या यहाँ पे सब बहुत ज्यादा नंबर में पाया जाता है। ठीक है, नीलगिरी वाले एरिया में। आगे चलते हैं, अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व। अब यहाँ पे बहुत चीजें क्लियर होंगी आपको। अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? केरला और तमिलनाडु के बाउंड्री पे है। यहाँ पे जो तीन है, सेंदुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेपरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेയ്यार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तीनों के तीनों केरला में है। बस एक है कलक्कड़ मुंदनथुरई टाइगर रिजर्व, वो है कहाँ? तमिलनाडु में। और बड़ी ध्यान से देखिए, एक चीज मैंने जानबूझ के लिखा है, तिरुनवैली तो लोगों को पता नहीं चलेगा, लेकिन सबको पता है कि कन्याकुमारी सबसे साउदर्न मोस्ट टिप है इंडिया का, कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी जिले में ये स्थित है कौन? कलकड़ मुंदथुरई टाइगर रिजर्व। और वो किसका पार्ट है? वो अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो नीलगिरी है वो कहाँ है? नीलगिरी जो है वो, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व वो नॉर्थ में है, और जो अगस्तमाला है, अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व वो कहाँ है? वो साउथ में है। तो हम आसानी से अलग कर सकते हैं कि नीलगिरी में क्या क्या आ सकता है और अगस्तमाला में कौन कौन आ सकता है। तो कलक्कड़ मुंदनथुरई टाइगर रिजर्व ये आता है कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में, और ये अगस्तमाला का पार्ट है। तो हम समझ गए कि अगस्तमाला जो है वो एक्सट्रीम साउथ में, वेस्टर्न घाट्स का जो सबसे जो एक्सट्रीम साउथ वाला जो पोर्शन है वहां पे स्थित है कौन? अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक ट्राइब रहते हैं जिनका नाम है कनिकरंस। तो ये आपको ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से याद रखना है, ये आ सकता है एग्जाम में। कनिकरंस आर द ट्राइब्स हु आर located or they are settled in अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व। सेकेंड लास्ट है गल्फ ऑफ मन्नार, नॉट मुन्नार, मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ है? पाक बे वाले एरिया में है। ठीक है, ये रामेश्वरम और रामेश्वरम के आसपास में है, और कोरमंडल कोस्ट के समीप है। यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क इसके अंदर आता है, इस बायोस्फीयर रिजर्व में आता है ये चीज। ये है सी काऊ बोलते हैं इसको, ये हर्बीवोरस मरीन एनिमल है। इसको डुगोंग बोलते हैं, इसको बोलते हैं डुगोंग, और इसका क्राइटेरिया है वीयू, वल्नरेबल। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। लास्ट है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि ग्रेट निकोबार वाले एरिया में है। यहाँ पे दो
प्रोटेक्टेड एरिया आते हैं, दैट इज कैम्बल बे नेशनल पार्क और गैलेथिया नेशनल पार्क। ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। यहाँ का ये है निकोबार लॉन्ग टेल्ड मकाक वल्नरेबल है, और लेदर बैक सी टर्टल, ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे पाया जाता है, लेदर बैक सी टर्टल वल्नरेबल है। तो हमने 18 के 18 बायोस्फीयर रिजर्व जितना हो सका उतना डिटेल में हमने कर लिया। हमारा नेशनल पार्क भी रिवाइज हुआ, किस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कौन से प्रोटेक्टेड एरिया आते हैं ये भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। तो ये मतलब इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता था बायोस्फीयर रिजर्व को पढ़ने का। सो लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट थिंग ये है कि मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि भारत में टोटल हैं 18 18 बायोस्फीयर रिजर्व। उन 18 में से 12 जो है वो कौन से प्रोग्राम के तहत हैं? मैब प्रोग्राम के तहत काम करते हैं, यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को के द्वारा तो वो 12 कौन से हैं? उन 12 का नाम यहाँ पे है, उन 12 का नाम इस लिस्ट में है। आप इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे, है ना। नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबन, नंदा देवी, नौकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, ग्रेट निकोबार, अचानकमर, अगस्तमलाई, कंचनजंगा, पन्ना। आप देख सकते हैं कि कोल्ड डेजर्ट नेशनल पार्क नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो गुजरात का जो कच्छ वाला एरिया था वो नहीं है। यहाँ पे दिहांग और दिबांग जो है वो आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। फिर दिब्रू सैखोवा आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके आप जो है वो, अगर देखो भाई, याद करना है कितना? 12। नहीं याद करना है कितना? 6। तो आप नहीं वाले को याद कर लो ना। नहीं वाले को याद कर लोगे तो ऑलरेडी ये याद हो जाएगा। तो मैं तो ये बोलूंगा कि आप जो 6 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं है उसको याद कर ले, आपका काम ज्यादा आसान हो जाएगा। इस प्रकार से हमने, अब देखिए, अब आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हमने प्रोटेक्टेड एरिया के नाम पे, जब हम लोग किसी भी कोर्सेज के दौरान जब हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे तो ऐसे ही मैं लिखूंगा और आप लोग इसको देखेंगे। तो हमने प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर क्या क्या देख लिया है? हमने नेशनल पार्क कर लिया, हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर लिया, हमने कंजर्वेशन रिजर्व कर लिया, ठीक है। हमने कम्युनिटी रिजर्व कर लिया, हमने टाइगर रिजर्व कर लिया, हमने एलिफेंट रिजर्व कर लिया, हमने बायोस्फीयर रिजर्व कर लिया, ठीक है। ये सारा हमने प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क के तहत हमने देख लिया है, ठीक, गुड। अब जो है वो बहुत लोग ये गलती करते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, समझिएगा बात को, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, इसको एक समझने का भूल कर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को एक समझने का भूल कर लेते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व इज अ काइंड ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया, किसके द्वारा डेजिग्नेटेड है? यूनेस्को के द्वारा, ठीक, यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट से कोई लेना देना नहीं है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर द रीजन जहां पे बहुत वैरायटीज में फ्लोरा और फाउना पाया जाता है, और उन फ्लोरा और फाउना को ह्यूमन एक्टिविटीज के वजह से वो लोग भारी खतरे में पड़े हुए, दैट इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। और वहां पे उसको थोड़ा सा उस पे काम करना होता है और वहां पे उसको बचाने का प्रयास किया जाता है। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? भारत में ऐसे टोटल 4 रीजन हैं, ठीक है। भारत में से 4 रीजन है। अब ये जो बायोडाइवर्सिटी जो हॉटस्पॉट है, ये हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। बहुत जगह पढ़ाया जाता है कि बायोस्फीयर जो है, बायोस्फीयर रिजर्व के साथ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पढ़ लो, नहीं। बायोस्फीयर हॉटस्पॉट हम लोग पढ़ेंगे इकोलॉजी में, क्योंकि ये इसका टॉपिक है, इकोलॉजी का टॉपिक है ये।
तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वहां पढ़ेंगे, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन, जमीन आसमान का फर्क है दोनों में, बायोस्फीयर रिजर्व और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में। तो ये हम लोग इकोलॉजी में पढ़ेंगे। तो इसलिए कभी ये मत सोचना कि हाँ मास्टर जो है वो आधा अधूरा पढ़ा के छोड़ देता है, और हमको तो बिल्कुल नहीं नहीं पढ़ाया गया। दोनों में फर्क है, दोनों में बेसिक फर्क है। तो आपको मैंने बहुत ही डिटेल में बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है वो समझाया। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आप इकोलॉजी में पढ़ेंगे मेरे साथ, वहां पे इसको देखेंगे। आज इसी प्रकार से अपना प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क का जो कंप्लीट सिलेबस है वो पूरा होता है। हमने इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखे थे। आगे आने वाले दिनों में इससे रिलेटेड या लिंक्ड जो भी और भी क्वेश्चन होंगे वो हम लोग देख लेंगे। अब हम लोग मूव करेंगे इकोलॉजी में, कोर इकोलॉजी में। ठीक, मंगलवार से इसके लेक्चर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। मंगलवार को आएंगे और बृहस्पतिवार को आएंगे। ठीक, और मे भी शायद सैटरडे को आ जाएंगे। तो अभी थोड़ा सा शेड्यूल बिजी चल रहा है, तो मंगलवार और बृहस्पतिवार को तो श्योरली इकोलॉजी के लेक्चर्स आएंगे, इस बात के लिए निश्चिंत रहें। आप लोग अपना लगातार पढ़ाई करते रहें, जो बैकलॉग है उसको ना होने दें। बाकी अगर मन हो जाए मेरा, अगर पढ़ाई अच्छा लगने लगे कि हाँ मैं चीज़ों को अच्छे से समझा पा रहा हूँ, अगर समझ में आ रहा है, तो बहुत ही अफोर्डेबल रेट में, है ना, बहुत ही अफोर्डेबल रेट में कोर्सेज हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक ऐप के भी हैं, वेबसाइट के भी हैं, वहाँ पे आप जाके रजिस्टर करिए और आप आराम से लाइक डिफरेंट जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है बड़े बड़े, बिल्कुल वहाँ के जैसा लाइव क्लासेस आप कर सकते हैं। लाइव क्लासेस लगातार चल रही हैं और वहां पे आप जाके लाइव क्लासेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ओके, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। बाय।